गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल से हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने आपको स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कही, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बतलाया, डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बतलाया। आज हम लोग तीसरे तरह की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो थर्ड काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन। जैसा नाम से ही जाहिर है कि दिस फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन, it comes into play when a body rolls over another surface, ठीक है। जब एक बॉडी रोल कर रही है किसी सरफेस के ऊपर, जैसे यूं समझ लो कि ये एक सरफेस है, जिस सरफेस पर ये पेन है जो कि देख रहे हो सर्कुलर है, तो ये अभी इस तरह से अगर हम इसे थोड़ा सा फोर्स लगाएं तो ये रोल कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और ये प्योर रोलिंग का केस है। तो जब कोई बॉडी रोल कर रही है तो उस समय भी एक तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जो उसकी मोशन का अपोज कर रहा होता है। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ये स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले बहुत ही कम होती है। और यही वजह है कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनमें लगे हुए जो पहिए हैं वो सर्कुलर या स्फेरिकल शेप के दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो रोल करते हुए रोड पर आगे बढ़ेगा तो रोड और उस व्हील के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, चूंकि यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन विल कम इनटू एक्शन, तो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चूंकि स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले काफ़ी कम होती है, इसलिए कम से कम फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और जो भी व्हीकल्स हैं उनकी कम से कम एनर्जी जो है रोड पर वो अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वेस्ट जाया करेगी, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो एनर्जी का वेस्टेज होता है वो बहुत बड़ा वेस्टेज होता है। हालांकि ये भी तय है कि रोड में बिल्कुल फ्रिक्शन ना हो रोड और टायर के बीच, तो भी गाड़ी ना चले, गाड़ी स्लाइड करने लगे। तो फ्रिक्शन भी रहना जरूरी है, लेकिन फ्रिक्शन इतना ज़्यादा भी ना हो कि उसकी वजह से जो है वेस्टेज ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो और गाड़ियों की स्पीड जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले बहुत कम वैल्यू का होता है। इसी वजह से जितने भी व्हीकल्स के व्हील्स वगैरह हैं उनको सर्कुलर शेप दिया जाता है या स्फेरिकल शेप दिया जाता है। क्लियर है? अब हम ये जानेंगे कि आखिर जब कोई बॉडी रोल कर रही होती है, ठीक है, एक ट्रेन का व्हील जो रोल कर रहा होता है या किसी भी गाड़ी की किसी भी व्हीकल की व्हील जब रोल कर रही होती है रोड पर या पटरी पर, तो वैसी स्थिति में फ्रिक्शन अराइज क्यों होता है? जो भी थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि अपोज कर रहा है उसके रोलिंग मोशन का, वो क्यों अराइज होता है? तो इसके कारणों को हम समझेंगे। तो देखो होता क्या है कि जब किसी रोड पर कोई व्हील, किसी गाड़ी की व्हील, मान लो कि एक व्हील मैंने दिखलाया है, ये रोड के कांटेक्ट में है, तो और भी व्हील्स हो सकते हैं, होते ही है। तो ये इसके ऊपर पूरी गाड़ी का डायग्राम मैंने नहीं बनाया, तो जो भी गाड़ी है जिसके अंदर लगा हुआ ये व्हील है जो कि रोड के कांटेक्ट में है, तो उसका पूरा का पूरा लोड जो है इन व्हील्स पर पड़ता है, ठीक है। और पूरा का पूरा लोड पड़ने की वजह से रोड पर ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं होता है। रोड पर ये जो इसके व्हील के टायर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, पूरे लोड के कारण थोड़ा दबाव पड़ता है और उस दबाव के कारण एक्चुअल में ये रोड जो है जितने पोर्शन में व्हील रोड के कांटेक्ट में है, उतने पोर्शन ऑफ रोड में जो सिचुएशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल फ्लैट नहीं रह पाता है। रोड थोड़ा सा स्लाइटली डिप्रेस्ड हो जाता है। क्यों? तो इस प्रेशर की वजह से ये जो फोर्स पूरी गाड़ी का जो दबाव पड़ रहा है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है उस ग्रेविटी का, ठीक है, उसके कारण जो प्रेशर पड़ रहा है, उस प्रेशर के कारण जितने पोर्शन में व्हील कांटेक्ट में है रोड के, तुमने अक्सर देखा होगा कि कुछ एरिया जो है उसके कांटेक्ट में आता है। तुमने कभी देखा होगा कि कोई ट्रक जो है रोड पे खड़ी है, ठीक है, तो उसका कुछ पोर्शन जो है व्हील का वो रोड के कांटेक्ट में जो रहता है
वो उतने पोर्शन में तुम देखना रोड जो है थोड़ी सी कंप्रेस जो है नज़र आएगी आपको। अगर नज़र नहीं भी आएगी तो इसके पीछे यही कारण है कि डिप्रेशन जो है हो सकता है कि बहुत ही माइन्यूट हो। तो आमतौर पर ये जो रोड में दबाव पड़ता है, रोड की स्ट्रक्चर जो कॉन्फ़िगरेशन जो बिगड़ जाती है थोड़ी सी, थोड़ा सा जो स्लाइट डिप्रेशन होता है जितने पोर्शन में ये व्हील जो है कांटेक्ट में है रोड के, तो उस डिप्रेशन का कारण समझ में आ रहा है क्यों है। तो ये पूरे गाड़ी का जो प्रेशर पड़ रहा है, पूरे व्हीकल का जो प्रेशर पड़ रहा है, उसकी वजह से रोड में डिफॉर्मेशन आ जाता है। रोड जो है स्लाइटली डिप्रेस्ड हो जाती है। कभी कभी ये डिप्रेशन हमें दिखाई भी देता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये विजिबल नहीं होता है, लेकिन बड़ा माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशन होता है। ठीक है, अब ये व्हील आगे भी बढ़ रही है, ये भी ध्यान देना, व्हील जो है आगे भी बढ़ रही है। ऐसा थोड़ी कि यहीं पर ये स्टे करेगी, गाड़ी चल रही है। तो व्हील जब आगे बढ़ेगी तो होगा क्या कि जितने पोर्शन में व्हील कांटेक्ट में है रोड के, तो वहां एक स्लाइट डिप्रेशन हो गया, या तो विजिबल हो या इनविजिबल हो, बट एक माइक्रोस्कोपिक डिप्रेशन वाली सिचुएशन तो बन ही रही है। अब तुम देखो, एक तरह से समझो कि एक गड्ढा बन गया, इस गड्ढे में ये व्हील का इतना पोर्शन क्या हो गया है, फंस गया है। ठीक है, अब इस गड्ढे के सामने एक ऊंचा जगह है, इसको हम्प कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम्प कहा जाता है। तो इस गड्ढे के जस्ट सामने एक ऊंचाई वाला जगह है जो एक बैरियर का काम करेगा। इसको अगर व्हील को आगे बढ़ना है तो इस हम्प को क्रॉस करना पड़ेगा, ओवरकम करना होगा, तब जाकर के व्हील फिर आगे बढ़ पाएगी। समझ रहे हो बात। तो जब ये व्हील यहाँ से आगे बढ़ के और इसके ऊपर टॉपल होकर के ऊपर से हम्प को क्रॉस करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है और इस हम्प के कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स कहाँ, हम और व्हील के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है बिल्कुल वर्टिकल नहीं बल्कि थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाता है वर्टिकल के साथ। मान लो कि थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइन हो गया, ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन n है, तो इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनता है। इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट जो है जिस डायरेक्शन में व्हील आगे बढ़ रही है उसके अपोजिट एक्ट करेगा और इसकी वैल्यू जो है n sin थीटा होगी। तो इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट n sin थीटा वाला, हालांकि ये जो टिल्टिंग है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन का झुकाव है वर्टिकल से बहुत कम होता है, बट जो भी है थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और ये नॉर्मल रिएक्शन स्लाइटली इंक्लाइन होने की वजह से इसका एक कंपोनेंट जो होगा n sin थीटा, वो व्हील को आगे बढ़ने से रोकता है। बात समझ रहे हो ना। और यही जो है रोलिंग फ्रिक्शन का कारण बनता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन को अपोज करने वाला फैक्टर कौन है, तो जब ये व्हील जो है इस हम्प को ओवरकम करने की कोशिश करती है, तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन जो व्हील और रोड के बीच एक्ट कर रहा होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल वर्टिकल ना रख के वर्टिकल से स्लाइटली इंक्लाइन हो जाता है और इसकी वजह से इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट व्हील के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और इसको आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है, एंड दिस कॉजेज रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो क्या होता है, मान लो कि इस हम्प को ओवरकम कर गया ये, जब ये व्हील ओवरकम करने आता है यहाँ के हम्प को, तो अब ये अपनी पोजीशन शिफ्ट करके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जो स्लाइट माइन्यूट डिप्रेशन हुआ पड़ा था रोड में, ये जो है अपनी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आ जाएगा, फिर से ये फ्लैटेंड हो जाएगा। लेकिन व्हील अगले जिस पोर्शन में जाएगा रोड के, वहां पर फिर से वो डिप्रेशन वाली सिचुएशन कर देगा, उसके आगे फिर से ऐसी ही एक हम्प वाली सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन स्लाइटली इंक्लाइंड होगा विद द वर्टिकल और उसका एक कंपोनेंट n sin थीटा वाला हमेशा अपोज कर रहा होगा इसके मोशन का, और ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। व्हील आगे कंटिन्यू बढ़ती रहेगी और जितने पोर्शन में व्हील जो है रोड के कांटेक्ट में आएगी, वहां एक डिप्रेशन, माइन्यूट डिप्रेशन क्रिएट होगा और उस डिप्रेशन वाले जगह के सब ठीक सामने में, जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट, एक हम्प जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी वेयर द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द wheel and the road will be slightly inclined with the normal, and a component of that will oppose the motion of the wheel, and this process will continue and the motion is slightly hindered and slightly obstructed, ठीक है। and this is the cause of rolling friction।
तो मैं समझता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया रोलिंग फ्रिक्शन का क्या कारण है। लेकिन मैं बता दूं ये रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही मामूली होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले तो बहुत ही कम होता है, और इसी वजह से जितने भी व्हीकल्स हैं उन सब के पहिए जो हैं सर्कुलर या स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, दो टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करेंगे। पहला टर्म है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये क्या होता है भाई? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मान लो कि ये थीटा है, तो ये होता क्या है पहले? ठीक है, तो जब कभी भी किसी सरफेस पर हम किसी बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, कुछ फोर्स लगा करके इस पर, मान लो कि इसको स्लाइड करने की राइट हैंड साइड में कोशिश कर रहे हैं, और ये वो सरफेस है जिस सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखा हुआ है, mkg का मान लो mkg का ब्लॉक है एक रखा हुआ है। तो होता क्या है कि F न्यूटन का फोर्स लगा करके जब हम इसको स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, अभी बॉडी स्लाइड नहीं हो रही है, ठीक है, हमने मैक्सिमम फोर्स लगा दिया है जितना से वो जस्ट स्लाइड होने को हो जाए। तो जैसा कि मैंने तुमको कल बतलाया था कल क्लास में कि उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा इस ब्लॉक के लोअर पोर्शन पर, लोअर सरफेस पर, इस जिस सरफेस पर स्लाइड कर रहा है उस सरफेस के द्वारा वो अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू लिए होगा, यानी कि उस समय जब ये ब्लॉक बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होगा, जस्ट स्लाइड होने को होगा, क्योंकि हमें इतना अप्लाइड फोर्स लगाया है कि जस्ट अब ये स्लाइड होने को है टुवर्ड्स राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में इस ब्लॉक के लोअर सरफेस पर, जिस सरफेस पर स्लाइड कर रहा है उस सरफेस के द्वारा अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई किया जाएगा, और इसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी और एफएस मैक्स होगी। और एफएस मैक्स की वैल्यू मैंने बताया था म्यूएस एन होती है। तो मान लो कि ये इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि mg होगा, तो ये लोअर सरफेस इस बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स भी अप्लाई करेगी, और यहां पर तो ये इस केस में तो नॉर्मल रिएक्शन जो है mg के बराबर होगा। क्लियर है? तो दो फोर्सेज लग रहे हैं। अब तुम देखो इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर लग रहा है सरफेस के द्वारा, जिस सरफेस पर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और इधर से हमने फोर्स अप्लाई किया इसको राइट हैंड साइड में स्लाइड करने के लिए, जिसके कारण से, और मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दिया है जिससे कि अब ये स्लाइड होने को है उस समय, जिसके कारण ये इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर वो टुवर्ड्स लेफ्ट है, और इसकी वैल्यू एफएस मैक्सिमम है। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम समझना चाहते हैं ये क्या है। अब इसका बैकग्राउंड तैयार हो गया। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स है और ये जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जो है, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहीं से पास करेगा। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट हमें निकालना है। किसका? नॉर्मल रिएक्शन का और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का। तो ये रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? मतलब दोनों को वेक्टर सम करना है। तो इस वेक्टर में इस वेक्टर को ऐड करोगे तो इसकी हेड पर इसकी टेल को रख के इसको ऐसे करोगे, और फिर यहां से तुम क्या करोगे, इसको मिला दोगे। क्लियर है? तो ये जो कुछ होगा यही रिजल्टेंट होगा। और रिजल्टेंट किसका होगा? रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू का रिजल्टेंट क्या है? ये वाला डायरेक्शन है और ये वाला फोर्स है। इतनी बड़ी फोर्स जो है ये इन दोनों फोर्स की रिजल्टेंट होगी। अब ये जो रिजल्टेंट है ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसी थीटा एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद द वर्टिकल विद द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया जाता है उसी एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो लेट मी डिफाइन। तो कैसे करोगे? तो लिखोगे आपकी द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ
the resultant of normal reaction and limiting friction the angle between the resultant of normal reaction and limiting friction and with कर दो with normal reaction is called angle of friction. ठीक है. अब सवाल है कि इसकी वैल्यू होती कितनी है. तो तुम देख रहे हो कि एक ट्रायंगल बन रहा है. इसको तो हमने O पॉइंट मान लिया, इसको मान लो कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल अगर बात करें तो इन ट्रायंगल OAB जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, हम कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. तो ये परपेंडिकुलर की मैग्नीट्यूड कितनी है भाई? तो ये तो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है. ये तो Fs मैक्स है. तो Fs मैक्स दिस इज इक्वल टू Fs मैक्स और डिवाइडेड बाय ये हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? बेस. तो बेस कहें तो ये नॉर्मल रिएक्शन. तो बेस हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन. अब जैसा कि तुम जानते हो ये जो Fs मैक्स है ये तो खुद होता है म्यूएस एन. ये म्यूएस एन होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये दोनों सरफेसेस जो स्लाइड करने की टेंडेंसी रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको नॉर्मल रिएक्शन से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है. तो Fs इज इक्वल टू म्यूएस एन हो गया. डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो एन से एन कट गया. दिस इज इक्वल टू म्यूएस. यानी कि हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस. यानी कि द टेंजेंट of the angle of friction is equal to the coefficient of static friction. ठीक है. तो ये एक आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि दो सरफेसेस के बीच की जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ एक रिलेशन है एंड म्यूएस इज इक्वल टू tan थीटा होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज. एक दूसरा टर्म है जिसको एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है. ये क्या होता है भाई? तो जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर जब तुम किसी सरफेस को रखते हो, किसी बॉडी को रखते हो और उस सरफेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लाइन करते जाओ तो एक सर्टेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर क्या होता है कि उस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर रखी हुई बॉडी जस्ट स्लाइड होने को हो जाती है. तो पहले डिफाइन कर दूं मैं एंगल ऑफ रिपोज. इसको हम फाई से डिनोट किया जाता है. फाई से डिनोट करते हैं. ये क्या है? तो that minimum angle of inclination. ठीक है. मिनिमम ही कहो ज्यादा अच्छा होगा. that angle of inclination of an inclined plane at which a body placed over the inclined surface just begins to slide. ठीक है. तो ये समझ लेते हैं जरा क्या है मामला. बात यह है कि सपोज करो कि ये एक सरफेस है. ठीक है. ये इस सरफेस पर ये डस्टर रखा हुआ है. ठीक है. अभी ना ये स्लाइड कर रहा है डस्टर, ना इसकी स्लाइड करने की टेंडेंसी है कोई इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर.
लेकिन यदि हम इस इंक्लाइंड प्लेन की को ऐसे थोड़ा सा झुकाते जाएं, ये जो बुक है इसको हम थोड़ा टिल्ट करते जाएं, ऐसे ऊपर की ओर ऐसे टिल्ट करते जाएं, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहाँ से, हॉरिजेंटल के साथ ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएं तो एक मिनिमम एंगल आएगी, जिसके बाद जस्ट ये इस पर रखा हुआ डस्टर स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है हॉरिजेंटल के साथ इस इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा बनाया गया, ठीक है, जिसके बाद इस पर रखी हुई, इस इंक्लाइन सरफेस पर रखी हुई कोई बॉडी जस्ट स्लाइड होने को हो जाती है, तो उस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। तो ये मान लो कि ये रहा वो सरफेस, ये हो गया हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और ये है एक इंक्लाइंड प्लेन जो मान लो कि इसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई के बराबर है, जो कि एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, इस बॉडी पर रखा हुआ अगर कोई सरफेस है तो ये सरफेस जो है जस्ट स्लाइड होने को होगा, बात समझ रहे हो ना, जस्ट नीचे की ओर स्लाइड होने को होगा, बस इससे जरा भी ज्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर देंगे, जरा भी ज्यादा, तो ये बिल्कुल स्लाइड ही हो जाएगा। यहां पर इस एंगल पर क्या है, ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन है, ठीक है, इसीलिए इस एंगल का नाम एंगल ऑफ रिपोज है। तो अब सवाल उठता है कि इस एंगल ऑफ रिपोज का अदर पैरामीटर्स जो हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि तुम देख रहे हो कि ये अगर मान लो कि m मास का ये ब्लॉक है, तो इस पर लगने वाला जो इसका जो खुद का वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे एक्ट करेगा, और ये हो जाएगा वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। और तुम ये भी देखो कि ये जो जिस इंक्लाइंड सरफेस पर ये स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, वहां से उसके द्वारा एक नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इधर की ओर अप्लाई किया जाएगा, तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इधर लग रहा है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन के को वाली लाइन को, अगर लाइन ऑफ एक्शन को हाइपोथेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में लाएं, तो ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना होगा भाई, तो ये फाई है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो ये एंगल भी हो जाएगा फाई, ये कितना हो जाएगा फाई। तो ये जो वेट है mg के बराबर, इस वेट को हम चाहें तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। ध्यान देना, ये जो वेट है इसका एक इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और दूसरा ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसका इस डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट बनेगा। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस फाई, जिसके कारण इस वेट का mg का जो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस फाई, सॉरी। तो cos 90 माइनस फाई क्या होता है, साइन फाई होता है, यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं mg साइन फाई। तो mg साइन फाई हो गया इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो इसको स्लाइड डाउन करने की कोशिश करेगा। अच्छा, जब ये इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा इस ब्लॉक के लोअर सरफेस पर इस डायरेक्शन में लगाया जाएगा, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, Fs मैक्सिमम होगा। दिस विल बी द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक नेचर, ठीक है, Fs मैक्सिमम। तो मैंने यहाँ पर अभी उन सभी फोर्सेस को दिखला दिया। तो कौन कौन फोर्सेस, ब्लॉक का खुद का वेट डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस वेट को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। एक कंपोनेंट यदि इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लें इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसकी वैल्यू mg साइन फाई आ गई, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन वाले लाइन ऑफ एक्शन को काल्पनिक रूप से पीछे अगर बढ़ाएं, तो इस वेट का एक कंपोनेंट इधर भी बनेगा, और वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, वो कंपोनेंट हो जाएगा mg cos फाई हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू mg cos फाई। अब जाकर सभी फोर्सेज और सबका रिजोल्यूशन आपको दिखा दिया गया। अब समझ में आ रहा होगा कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, आज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब ये बताओ कि जब ये बिल्कुल स्लाइड होने को हो जाएगा, स्लाइड नहीं होगा, तो उस समय ये जो Fs मैक्सिमम है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है, ये mg साइन फाई के बराबर होगी। तो हम क्या लिखते हैं, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है,
हर तरह से इक्विलिब्रियम में है, ना ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो रही है, ना अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो रही है, ना इधर कोई उछल कूद हो रहा है, ये बिल्कुल ब्लॉक जो है रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है। तो ऐसा कैसे संभव है? इस एक्सिस को यदि एक्स एक्सिस मान ले, इसको यदि वाई एक्सिस मान लें, ठीक है, तो अगर कोई ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब कि, और तुम देख रहे हो कि इस ब्लॉक पर एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको एक्स एक्सिस मान लें तो इसके अलोंग लगने वाले दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, mg sin phi डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्सेस को जो कि अलोंग एक्स एक्सिस अपोजिंग डायरेक्शन में, निश्चित रूप से इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द मास m इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो as m is in equilibrium, so हम कहेंगे कि mg sin phi is equal to fs max, ठीक है, या यूं कहो कि दिस इज इक्वल टू fs max क्या होता है? म्यूएस n, ठीक है, म्यूएस n। लेकिन तुम देखो कि चूंकि बॉडी, इसको कहते हो इक्वेशन नंबर 1। अब तुम देखो चूंकि ये बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग भी इक्विलिब्रियम में है, तो निश्चित रूप से n की वैल्यू mg cos phi के अलोंग mg cos phi के इक्वल होगा। तो also n is equal to mg cos phi, ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा। तो यहां से n की ये जो वैल्यू आई है इसको लेकर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि फ्रॉम 1 and 2। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हम कह सकते हैं कि mg sin phi इज इक्वल टू म्यू एस इनटू n की वैल्यू पुट कर दे mg cos phi, बोलो। तुम देखो mg से mg कैंसिल हो गया, और हम कह सकते हैं कि sin phi by sin phi अपॉन cos phi दैट इज tan phi इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज का इंपॉर्टेंस ये है कि इस एंगल ऑफ रिपोज का जो टेंजेंट है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। इस एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करने से पहले हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बतलाया था आपको। उसमें भी आपने देखा था कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी म्यू एस के बराबर था, और तुम देख रहे हो कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज भी म्यू एस के बराबर हो रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, एंड सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो as mu s is equal to tan theta, where theta is the angle of friction, and mu s is also equal to tan phi, where phi is the angle of repose। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन तुम एक चीज देखो, इन दोनों के टेंजेंट के वैल्यूज जो हैं वो सेम आते हैं म्यू एस के बराबर। सो tan theta is equal to tan phi, और theta is equal to phi। थीटा इज इक्वल टू फाई का मतलब दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। उम्मीद है आपको ये रिलेशन, ये डेफिनेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ठीक से समझ में आए होंगे। इन पर बेस पे हम लोग प्रॉब्लम्स कल करेंगे, और जो प्रॉब्लम आज भेजा है आपको उसको सॉल्व करके रखिएगा, सॉल्व करके भेजिएगा, जो डाउट्स हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।